जय हिंद साथियों, 50 डेज चैलेंज का आज 5वां दिन और दिन की शुरुआत फिर से कुछ मोटिवेशनल लाइनों के द्वारा। पोएम है डोंट क्विट और उसका सेकंड स्टैंजा कुछ इस तरीके से है कि लाइफ इज स्क्वायर विद इट्स ट्विस्ट एंड टर्न्स। स्क्वायर का मतलब होता है विचित्र, स्ट्रेंज, कि लाइफ इज स्क्वायर विद इट्स ट्विस्ट एंड टर्न्स एज एवरी वन ऑफ अस समटाइम्स लर्न्स एंड मेनी अ फेलियर टर्न्स अबाउट when he might have won had he stuck it out. Don't give up, though the pace seems slow, you might succeed with another blow. आज 5वें दिन में हम और आप मिलकर देखने वाले हैं फंक्शनल नाउन। चौथे दिन में हम लोगों ने देखा था नाउन फ्रॉम द कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। आज देखने वाले हैं फंक्शनल नाउन। बहुत बेसिक, बहुत आसान, बहुत फंडामेंटल साउंड करता है, आसान है भी, बट नाउन का इन्वॉल्वमेंट और कनेक्शंस ग्रामर के आगे के चैप्टर्स के साथ बहुत ज़्यादा है। इस वजह से ग्रामर का एक अच्छा बुनियादी फाउंडेशन नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, ताकि आगे का जो हमारा सफ़र है 50 डेज़ का वो हमारे लिए बहुत आसान हो सके, उसे हम बहुत ज़्यादा इंजॉय कर सके। तो हम आप आज मिलकर देखने वाले हैं फंक्शनल नाउन। नाउन आज का टॉपिक नाउन। ये नाउन जो है इसके साथ बहुत छोटे छोटे टर्म्स जुड़े होते हैं, उसको ज़रूर देखते हुए चलते हैं। इसके साथ जुड़ा होता है पर्सन। पर्सन्स होते हैं 3, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन द पर्सन इज स्पीकिंग, बोलने वाला। सेकंड पर्सन द पर्सन स्पोकन टू, जिससे बात की जाती है। एंड थर्ड पर्सन द पर्सन स्पोकन ऑफ, जिसके बारे में बात की जाती है। और इसके साथ क्या जुड़ा होता है? और इसके साथ जुड़ा होता है नंबर। नंबर्स कितने होते हैं? 2, सिंगुलर एंड प्लूरल। और नाउन के साथ क्या जुड़ा होता है? जेंडर। जेंडर कितने होते हैं? 4, मैस्कुलिन, फेमिनिन, कॉमन, न्यूट्रल। और इसके साथ क्या जुड़ा होता है? केस। केस कारक 8 प्रकार के होते हैं हिंदी में, इंग्लिश में भी उसके 8 हम देखते हुए चलेंगे। और एक होता है नाउन इन ऑपोजिशन। नाउन इन एपोजिशन, APPO, एपोजिशन, ये इसको हम लोग भी देखेंगे। ये कुछ टर्म्स जो है डायरेक्टली नाउन के साथ इन्वॉल्व है। देखते हुए चलते हैं। पर्सन्स, फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन जो होता है द पर्सन स्पीकिंग, द पर्सन स्पीकिंग, जो बोल रहा होता है फर्स्ट पर्सन। सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन द पर्सन स्पोकन टू, द पर्सन स्पोकन टू, जिसके साथ बात की जाती है। और थर्ड पर्सन द पर्सन स्पोकन ऑफ, द पर्सन स्पोकन ऑफ, जिसके बारे में बात की जाती है। ये हो गया 3 पर्सन्स। नंबर्स 2, सिंगुलर एक पर्सन या एक व्यक्ति के बारे में बताता है। एंड प्लूरल ये जो होता है एक से ज़्यादा व्यक्ति या वस्तुओं की हमें जानकारी देता है। जेंडर्स की बात कर लें, मैस्कुलिन, पुलिंग, बॉय, मैन। दूसरा फेमिनिन, फीमेल, स्त्रीलिंग, गर्ल, विमेन। नेक्स्ट कॉमन, जैसे स्टूडेंट हो गए, डॉक्टर्स हो गए, टीचर्स हो गए, साइंटिस्ट हो गए, एस्ट्रोनॉट्स हो गए, मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है, तो कॉमन। और न्यूटर जेंडर नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं, और छोटे बच्चों के लिए इस्तेमाल होता है। कारक देख लेते हैं। केस हिंदी में 8 होते हैं, इंग्लिश में 8 का इस्तेमाल तो नहीं होता है, 4 या 5 ही ज़्यादातर
इंग्लिश में इस्तेमाल आते हैं, बट सभी को हम देखते हुए चलते हैं। पहला नॉमिनेटिव केस, नॉमिनेटिव केस कर्ता कारक। दूसरा ऑब्जेक्टिव केस कर्म कारक। तीसरा पोजेसिव केस संबंध कारक। चौथा वोकेटिव केस, वोकेटिव केस संबंध कारक। पांचवा डेटिव, डेटिव केस संप्रदान कारक। नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंटल करण कारक। नेक्स्ट लोकेटिव अधिकरण। और नेक्स्ट एब्लेटिव अपादान कारक। इंग्लिश में ज़्यादातर इस्तेमाल होते हैं नॉमिनेटिव केस कर्ता कारक, ऑब्जेक्टिव केस कर्म कारक, पोजेसिव केस संबंध कारक, वोकेटिव केस संबोधन कारक एंड डेटिव संप्रदान कारक। ये इन तीनों का इस्तेमाल इंग्लिश में नहीं के बराबर होता है। तो हम लोगों ने देख लिया नाउन के साथ जो बेसिक टर्म्स जुड़े हुए हैं। अब हमें समझने की ज़रूरत है कि नाउन इन एप्रीजिएशंस ये क्या होता है। ये नया सा कुछ टर्म्स साउंड कर रहा होगा। अब हम समझने की कोशिश करेंगे नाउन इन एप्रीजिएशंस। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं नाउन इन एप्रीजिएशंस की ओर कि नाउन इन एप्रीजिएशंस होता क्या है। तो उसको समझने के लिए हम पहले कुछ एग्जाम्पल्स को देखते हुए चलते हैं, क्योंकि एग्जाम्पल्स के माध्यम से किसी को समझना, किसी चीज़ को समझना बड़ा आसान होता है। कि एग्जाम्पल्स अगर हम लिखते हैं कि रोहित आर कैप्टन, रोहित आर कैप्टन मेड 50 रन्स। रोहित जो है हम लोगों का जो कैप्टन, हम क्या समझने की कोशिश कर रहे हैं, नाउन इन एप्रीजिएशंस क्या होता है ये समझने की कोशिश कर रहे हैं। रोहित आर कैप्टन मेड 50 रन्स। रोहित जो हमारा कैप्टन है उसने 50 रन बनाए। यहाँ पे रोहित कह लें या आर कैप्टन कह लें, दोनों एक ही चीज़ है। रोहित एंड आर कैप्टन आर वन एंड द सेम पर्सन। कि यहाँ पे रोहित और आर कैप्टन दोनों एक ही इंसान है। और रोहित एक्सप्लेन करता है या हमें ये बताता है कि हम किस आर कैप्टन हमें ये बताता है कि हम किस रोहित के बारे में इंकित कर रहे हैं। कुछ और एग्जांपल्स देख लेते हैं कि कबीर द ग्रेट रिफॉर्मर, Kabir the great reformer was a weaver। कि जो कबीर जो संत थे वो एक वीवर थे। उनका जन्म जो है एक ऐसे परिवार में हुआ जो कपड़े बुनता था। तो यहाँ पे द ग्रेट रिफॉर्मर कह लो या कबीर कह लो, दोनों एक ही इंसान के बारे में बताते हैं। द ग्रेट रिफॉर्मर एंड कबीर सेम पर्सन, वन एंड द सेम पर्सन। आर कैप्टन एंड रोहित दोनों सेम पर्सन। एक और एग्जाम्पल अगर हम देखते हैं कि yesterday I met your uncle the doctor। कि कल मैंने आपके अंकल से मिले जो कि डॉक्टर हैं। इसका मतलब योर अंकल एंड डॉक्टर दोनों सेम हैं, सेम ही इंसान के बारे में बता रहा है। इसी को कहते हैं नाउन इन एपोजिशन। एपोजिशंस का मतलब होता है प्लेसिंग नियर। एपोजिशन का मतलब समझ लेते हैं कि प्लेसिंग नियर के मतलब उसको नज़दीक रखना, उसके नज़दीक रह के उसका इस्तेमाल करना। एपोजिशंस का मतलब होता है प्लेसिंग नियर। तो नाउन इन एपोजिशंस का मतलब क्या हो गया कि जब एक नाउन का इस्तेमाल दूसरे नाउन के बाद आता है और उसको दूसरे नाउन के बाद आकर पहले नाउन के बारे में विशेषता बतलाता है, तो जो ये नाउन है दूसरा वाला नाउन वो पहले नाउन के लिए एपोजिशंस कहलाता है। कैसे? डेफिनेशन के तौर पे देख लें कि when one noun follows another
when one noun follows another to describe. When one noun follows another to describe it, then the noun which follows is said to be in apposition to the noun which comes before it. ये हो गया नाउन इन एपोजिशंस का डेफिनेशन। क्या हो गया कि व्हेन वन नाउन फॉलोज अनदर, जब एक नाउन दूसरे नाउन को फॉलो करता है टू डिस्क्राइब इट, उसकी विशेषता बतलाने के लिए, देन द नाउन विच फॉलोज, तो वो नाउन जो फॉलो करता है वह नाउन इज सेड टू बी इन एपोजिशन, वो एपोजिशंस कहलाता है। किसके लिए? टू द नाउन विच कम्स बिफोर इट, जो उसके पहले आता है। तो यहाँ पे आर कैप्टन हो गया एपोजिशन फॉर रोहित के लिए। रोहित और आर कैप्टन दोनों सेम इंसान हैं। यहाँ पे द ग्रेट रिफॉर्मर हो गया एपोजिशंस किसके लिए? कबीर के लिए, क्योंकि यहाँ पे द ग्रेट रिफॉर्मर एंड कबीर सेम इंसान है। उसी तरीके से यहाँ पे द डॉक्टर जो है वो एपोजिशन हो किसके लिए? योर अंकल के लिए, क्योंकि यहाँ पे द डॉक्टर एंड योर अंकल दोनों सेम इंसान है। तो ये हो गया नाउन इन एपोजिशन। अब नाउन इन एपोजिशन से भी कभी कभी एरर्स आ जाते हैं। एक सेंटेंस के माध्यम से देखने की कोशिश करते हैं कि नाउन इन एपोजिशंस का नॉलेज जो है सेंटेंसेस को करेक्ट वे में लिखने में कैसे और कहाँ उसकी ज़रूरत होती है। तो एक एग्जाम्पल के माध्यम से हम ज़रूर देखते हुए चलते हैं कि नाउन इन एपोजिशंस कैसे एक सेंटेंस मैं देने की कोशिश करता हूँ। एक सेंटेंस है कि मिस्टर शर्मा आर रिप्रेजेंटेटिव he will attend the meeting on our behalf। ये सेंटेंस देखिए, इस सेंटेंस में नाउन इन एपोजिशन का इस्तेमाल है। देखते हैं कि मिस्टर शर्मा आर रिप्रेजेंटेटिव ही विल अटेंड द मीटिंग ऑन आवर बिहाफ। मिस्टर शर्मा जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव है, जो हमारे प्रतिनिधि हैं, वह हम लोगों की बिहाफ पे, हम लोगों की जगह मीटिंग में उपस्थित होंगे। सेंटेंस हो गया मिस्टर शर्मा आर रिप्रेजेंटेटिव ही विल अटेंड द मीटिंग ऑन आवर बिहाफ। तो यहाँ पे आर रिप्रेजेंटेटिव क्या हो गया? एपोजिशन किसके लिए? मिस्टर शर्मा के लिए, क्योंकि मिस्टर शर्मा कह लें या रिप्रेजेंटेटिव कह लें एक ही बात। ये सेंटेंस में प्रॉब्लम क्या है? यहाँ पे ही की कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि सब्जेक्ट मिस्टर शर्मा है और आर रिप्रेजेंटेटिव उसका एपोजिशन है, तो यहाँ पे ही की जरूरत ही नहीं है। तो सेंटेंस करेक्ट कैसा हो गया कि मिस्टर शर्मा आर रिप्रेजेंटेटिव विल अटेंड। यहाँ पे ही की जरूरत नहीं है, क्योंकि फाइनाइट वर्ब सब्जेक्ट एक ही है और ये वर्ब एक है। तो इसमें सिंपल सेंटेंस, यहाँ पे ही की जरूरत नहीं है। यहाँ पर ही देकर ऐसे सेंटेंसेस बनाकर उसको जो है गलत बना दिया जाता है। और इस सेंटेंस की करेक्टनेस को समझने के लिए हमें नाउन इन एपोजिशंस का कॉन्सेप्ट की ज़रूरत होता है। तो सेंटेंस करेक्ट सेंटेंस क्या हो गया कि मिस्टर शर्मा आर रिप्रेजेंटेटिव विल अटेंड द मीटिंग ऑन आवर बिहाफ। यहाँ पे ही की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि आर रिप्रेजेंटेटिव और मिस्टर शर्मा दे आर वन एंड द सेम पर्सन, और आर रिप्रेजेंटेटिव जो हो गया मिस्टर शर्मा के लिए नाउन इन एपोजिशंस हो गया। तो उम्मीद करता हूँ कि नाउन इन एपोजिशंस कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गया हो। अब हम जो है नाउन के जो फंडामेंटल जो फंक्शनल नाउन का जो टॉपिक आज हमारे सामने है उसको, उस कड़ी को और
आगे बढ़ाते हुए और देखते हैं कि नाउन के साथ और कौन कौन सी चीज़ें कैसे जुड़ी होती हैं। और भी बेसिक चीज़ें हैं। नाउन के साथ जुड़ा होता है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव भी नाउन के साथ जुड़ा होता है, उसे भी हम कैसे कुछ एग्जाम्पल्स के माध्यम से देखेंगे। और नाउन के साथ जुड़ा होता है इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव जो होता है वर्ब का ही एक काइंड है, नॉन फाइनाइट वर्ब का टाइप है। जब टू के बाद जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आता है, वैसे रचना, वैसे स्ट्रक्चर, वैसे टर्म्स जो बनते हैं ग्रामर में, उसे हम इन्फिनेटिव कहते हैं। तो नाउन का जब तक नॉलेज हमारा सही नहीं है तो हम इन्फिनेटिव को भी समझ नहीं पाते हैं। क्यों? क्योंकि इन्फिनेटिव को कहीं ना कहीं इसे हम वर्बल नाउन के नाम से भी जानते हैं। वर्बल नाउन, कि इसे वर्बल नाउन क्यों कहते हैं, इन्फिनेटिव को वर्बल नाउन क्यों कहते हैं, तो इसको समझने के लिए हमें ये नाउन यहाँ समझना ज़रूरी है, तभी हम समझ पाएंगे इन्फिनेटिव को वर्बल नाउन क्यों कहते हैं। और इसके साथ जुड़ा होता है जेरेंड। जेरेंड कैसे दिखते हैं? वर्ब के जो आईएनजी फॉर्म्स होते हैं उसे जेरेंड कहते हैं। जेरेंड को भी समझने के लिए हमें नाउन का नॉलेज का होना बहुत ज़रूरी है, तभी हम जेरेंड को समझ पाएंगे। और जेरेंड का भी एक जो दूसरा नाम है, वो दूसरे नाम से जाना जाता है, उसे भी हम वर्बल नाउन कहते हैं। और इसके साथ क्या है? एक नाउन फ्रेज। नाउन फ्रेज, नाउन फ्रेज को समझने के लिए नाउन समझना ज़रूरी है। और क्या? नाउन क्लॉज। नाउन क्लॉज को भी समझने के लिए हमें नाउन समझने की ज़रूरत है। तो ये सारे टर्म्स, एडजेक्टिव हो, इन्फिनेटिव हो, जेरेंड हो, नाउन फ्रेज हो, नाउन क्लॉजेज हो, इन सबको समझने के लिए हमें नाउन को समझना ज़रूरी है। एक एक करके हम देखते हैं कि कैसे जो है नाउन के नॉलेज के बिना एडजेक्टिव एक पर्टिकुलर कंडीशंस में समझना मुश्किल हो जाता है। तो एक एग्जांपल्स के माध्यम से देखते हैं एडजेक्टिव। यहाँ पर जो होता है, अगर एक सेंटेंस लिखें कि द रिच डू नॉट नो, द रिच डू नॉट नो हाउ द पुअर लिव। तो यहाँ पर द रिच जो है ये बता रहा द रिच पीपल। रिच का मतलब हो गया द रिच पीपल। तो कहीं ना कहीं रिच जो है ये एडजेक्टिव है, धनी है, तो ये एडजेक्टिव है, बट यहाँ पे नाउन की तरह इस्तेमाल हुआ है क्योंकि ये वाक्य का सब्जेक्ट बन गया है। और नाउन को ये हक बना हुआ है कि नाउन ही सेंटेंस का सब्जेक्ट बनता है। इसलिए यहाँ पे जो रिच जो है एडजेक्टिव होने के बाद भी वो नाउन है, विशेषण होने के बाद भी संज्ञा है, क्योंकि वाक्य का ये सब्जेक्ट कर्ता बना हुआ है। यहाँ पे द रिच का मतलब हो गया द रिच पीपल, यहाँ पे द पुअर का मतलब हो गया द पुअर पीपल, जितने भी पुअर लोग हैं वो सभी। और यहाँ पे एक और मज़े की बात है कि यहाँ पे द रिच आर, ये हमेशा प्लूरल वर्ब लगता है, हमेशा प्लूरल लगता है। तो यहाँ पे द रिच जो है इट इज़ अ प्लूरल नाउन डिनोटिंग अ ग्रुप ऑफ पीपल। क्या हो गया यहाँ पे? रिच का मतलब एडजेक्टिव में क्या हो गया? प्लूरल नाउन डिनोटिंग नंबर ऑफ पीपल। प्लूरल नाउन डिनोटिंग नंबर ऑफ पीपल। यहाँ पे हम क्या देखने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे जो होता है एडजेक्टिव वो होने के बाद भी वो नाउन की तरह इस्तेमाल होता है कि द रिच डू नॉट नो हाउ द पुअर लिव। एक और दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं। यहाँ पे द रिच का मतलब हो गया ऑल द रिच पीपल, यहाँ पे पुअर का मतलब हो गया ऑल द पुअर पीपल। एक और एग्जाम्पल देखते हैं कि द राइटियस live like a lion। द राइटियस लिव लाइक अ लायन। दो राइटियस लोग जो होते हैं, जो सच्चे जो लोग होते हैं, वो शेर की तरह जीते हैं। तो द राइटियस का मतलब हो गया द राइटियस पीपल। यहाँ पे राइटियस का मतलब हो गया वो सारे लोग जो बिल्कुल अपने हर तरीके से सच्चे होते हैं। तो द राइटियस लिव लाइक अ लायन।
तो यहाँ पे राइटेस्ट का मतलब ऑल द राइटेस्ट पीपल। और एक और देख लेते हैं कि ब्लेस्ड आर द मीक। मीक का मतलब हो गया सरल, सीधे साधे लोग। द मीक का मतलब हो गया ऑल मीक पीपल, ऑल मीक पीपल। मीक का मतलब सरल, सीधे, सज्जन, भद्र इंसान। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, इन तीनों एग्जाम्पल्स में हमने यहाँ पे देखा कि एडजेक्टिव को समझने के लिए यहाँ पे नाउन को समझना ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि यहाँ द रिच जो है मतलब एडजेक्टिव है, रिच का मतलब ऑल द रिच पीपल, बट यहाँ पे रिच नाउन की तरह इस्तेमाल हुआ है। यहाँ पे द पुअर जो है एडजेक्टिव होने के बाद भी नाउन की तरह इस्तेमाल हुआ है। यहाँ पे द राइटियस जो है एडजेक्टिव होने के बाद भी नाउन की तरह इस्तेमाल हुआ है। राइटियस का मतलब ऑल द राइटियस, ऑल द राइट पीपल, ऑल द राइटियस पीपल। यहाँ पे द मीक का मतलब हो गया ऑल द मीक पीपल। यहाँ पर एग्जाम्स में इसी सेंटेंसेस में एक और पॉइंट जो होता है ये हो गया। इसी पॉइंट में एक और सेंटेंस अगर हम देखते हैं, इसमें ग्रामेटिकल मिस्टेक से स्पॉटिंग एरर्स दिए जाते हैं कि द पुअर आर ऑलवेज हैप्पी। जो गरीब लोग होते हैं ना वो हमेशा ही खुश रहते हैं, वो दे आर ऑलवेज। तो द पुअर का मतलब यहाँ एस नहीं लगने की जरूरत नहीं, यहाँ पुअर में पुअर्स लगा के भी एग्जाम्स में दिए जाते हैं, तो यहाँ पे एस नहीं होगा क्योंकि पुअर का मतलब ही होगा ऑल द पुअर पीपल। और इसके लिए यहाँ पे आर्टिकल द, डेफिनेट आर्टिकल का इस्तेमाल हमेशा ही ऐसे सिचुएशन में होता है। यहाँ पे ये भी नोट करने वाली बात है कि इस सिचुएशन में जब एडजेक्टिव नाउन की तरह इस्तेमाल होगा तो यहाँ पे द का इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पर हमने ये पॉइंट हमने देख लिया। अब इन्फिनिटिव को देखेंगे कि कैसे इन्फिनिटिव को समझने के लिए और किस तरीके से नाउन के साथ वो इन्वॉल्व है। दूसरी पॉइंट की ओर बढ़ते हुए कि कैसे जो हमारा इन्फिनिटिव जो होता है उसे हम वर्बल नाउन क्यों कहते हैं। तो कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं कि इन्फिनिटिव, नेक्स्ट पॉइंट जो है हमारा इन्फिनिटिव, इस पॉइंट को देखते हुए कि एक सेंटेंस है कि टू एयर इज ह्यूमन, टू एयर इज ह्यूमन का मतलब हो गया गलती करना इंसान का स्वभाव है, इंसान से गलतियां हो जाती है। और एक और देख लेते हैं टू फॉरगिव इज डिवाइन। गलती करना, गलतियां इंसान से हो जाते हैं। एंड टू फॉरगिव इज डिवाइन, और जो है माफ़ करना दैविक गुण है, भगवान का गुण है। तो यहाँ पे टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। टू फॉरगिव, टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो ये इन्फिनिटिव है। इन्फिनिटिव नाउन कैसे है? वर्ब तो है ही। नाउन इसलिए क्योंकि ये वर्ब का सब्जेक्ट है, इसलिए नाउन हो गया। ये नाउन इसलिए क्योंकि ये वर्ब का सब्जेक्ट हो गया, और वर्ब का सब्जेक्ट बनने का हक जो है सीधा सीधा नाउन को जाता है। इस तरीके से ये नाउन हो गया। एक और सेंटेंस देख लेते हैं कि टू फाइंड फॉल्ट इज ईजी। टू फाइंड फॉल्ट इज ईजी, कि गलतियां निकालना बड़ा आसान है। टू फाइंड हो गया इन्फिनिटिव, टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब का जो है सब्जेक्ट है, इसलिए नाउन हो गया। नाउन कैसे हो गया? क्योंकि एक सेंटेंस में वर्ब का सब्जेक्ट बनने का हक सीधा सीधा किसको जाता है? नाउन को जाता है। और अगर नाउन उस सेंटेंस का या किसी भी सेंटेंस का वर्ब का सब्जेक्ट नहीं है और कोई दूसरा टर्म्स है, तो उसके अंदर खुद ब खुद नाउन की प्रॉपर्टीज इंड्यूस हो जाते हैं और नाउन की तरह वो बिहेव करने लगता है। तो हमने इन्फिनिटिव को भी देख लिया यहाँ पर कि इन्फिनिटिव को वर्बल नाउन क्यों कहते हैं। इन्फिनिटिव को वर्बल नाउन इसलिए कहते हैं क्योंकि इन्फिनिटिव का इस्तेमाल नाउन की जगह पे होता है। जो नाउन का इस्तेमाल होता है सब्जेक्ट और वर्ब होता है उसकी जगह होता है। अब हम जेरेंड को देख रहे हैं कि जेरेंड जो है, जेरेंड को हम नाउन कैसे कह सकते हैं। जेरेंड दिखता कैसा है? तो दिखने में तो वर्ब का ये आईएनजी फॉर्म होता है। ये चीज़ें पूरे डिटेल्स में जेरेंड नॉन फाइनाइट का हिस्सा जो हम बाद में देकर देखेंगे, बट यहाँ पर नाउन के साथ कैसे जुड़ा हुआ उसको हमारी समझने की कोशिश है कि जेरेंड देखते हैं कि रीडिंग इज माय फेवरेट पास टाइम। रीडिंग इज माय फेवरेट पास टाइम।
कि पढ़ाई करना फ्री पीरियड में, लेजर पीरियड में पढ़ना मुझे सबसे पसंद है, तो रीडिंग यहाँ पे जेरेंड हो गया, वर्ब की आईएनजी फॉर्म है। ये नाउन कैसे है? वर्ब तो है ही, वर्ब तो देख के लग रहा है कि रीडिंग वर्ब है, बट नाउन कैसे है? नाउन इस वजह से है क्योंकि ये सेंटेंस का जो है सब्जेक्ट है, इस वर्ब का सब्जेक्ट है। और फिर वही बात कि ये हक किसको मिला हुआ है कि एक सेंटेंस में वर्ब का सब्जेक्ट कौन बनेगा? ये हक सिर्फ और सिर्फ जाता है नाउन को। और किसी वजह से अगर सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है वो नाउन नहीं है, कोई दूसरा और टर्म है, तो खुद ब खुद वो नाउन की तरह बिहेव करने लगता है, और इस वजह से हम जेरेंड को कहते हैं वर्बल नाउन। एक और देख लेते हैं कि स्पीकिंग इंग्लिश इज इम्पॉर्टेंट। स्पीकिंग इंग्लिश इज नेसेसरी, कि इंग्लिश बोलना बड़ा ज़रूरी है। तो स्पीकिंग जो है ये आईएनजी फॉर्म है, ये जेरेंड है क्योंकि ये वर्ब का जो है सब्जेक्ट है, और आईएनजी फॉर्म है, वर्ब का सब्जेक्ट है, इसलिए यहाँ पे नाउन हो गया। वर्ब तो है ही, और इस तरीके से हमने देख लिया कि जेरेंड भी जो होता है ये भी वर्बल नाउन क्यों होता है? इस वजह से क्योंकि एक जेरेंड का इस्तेमाल, एक इन्फिनेटिव के इस्तेमाल बिल्कुल उन्हीं जगहों पे होता है जहाँ पर एक सेंटेंस में नाउन का इस्तेमाल होता है। अब आगे देखते हुए नाउन फ्रेज। नाउन फ्रेज और नाउन में क्या डिफरेंस है? अब इस फ्रेज में देखते हुए कि फ्रेज जो होता है, फ्रेज एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, बट उसमें वर्ब्स नहीं होते हैं, उसमें फाइनाइट वर्ब नहीं होते हैं, उसमें वर्ब्स नहीं होते हैं, इसलिए उसको कहते हैं। अगर देखते हैं कि टू गो टू बेड अर्ली, टू गो टू बेड अर्ली इज अ गुड मैक्सिम। मैक्सिम का मतलब कहावत, प्रोवर्ब। टू गो टू बेड अर्ली इज गुड मैक्सिम। यहाँ पे देखिए टू गो टू बेड, ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, इसमें कहीं फाइनाइट वर्ब नहीं है, इसलिए फ्रेज हो गया। ये जो हो गया टू गो टू बेड अर्ली इज अ गुड मैक्सिम, तो गो टू बेड, टू गो टू बेड अर्ली, इसमें कोई फाइनाइट वर्ब नहीं है, इसलिए ये फ्रेज हो गया। और फ्रेज का इस्तेमाल, ये फ्रेज नाउन फ्रेज क्यों है? फ्रेज बहुत तरीके से होते हैं, नाउन फ्रेज होता है, एडजेक्टिव फ्रेज होता है, एडवर्ब फ्रेज होते हैं। तो ये फ्रेज है, ये बात तो कंफर्म हो गया क्योंकि ग्रुप ऑफ वर्ड्स, इसमें कोई वर्ब नहीं, फाइनाइट वर्ब नहीं, इसलिए फ्रेज है। और नाउन फ्रेज क्यों है? क्योंकि फिर से वही बात, ये जो है वर्ब का सब्जेक्ट है। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं कि ही होप्स टू विन फर्स्ट प्राइज। ही होप्स टू विन फर्स्ट प्राइज। यहां पे देखिए टू विन फर्स्ट प्राइज, ये भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। टू विन फर्स्ट प्राइज, ये भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, कोई फाइनाइट वर्ब नहीं है, इसलिए फ्रेज हो गया। नाउन फ्रेज क्यों हो गया? क्योंकि ये वर्ब का जो है ऑब्जेक्ट है। तो हमने फ्रेज को भी देख लिया। अब हम देखते हैं नाउन क्लॉज को। नाउन क्लॉज को देख लेते हैं, नाउन के साथ ही जुड़ा हुआ टर्म्स है। तो नाउन क्लॉज क्या होता है? तो क्लॉज एंड फ्रेज में ज़्यादा फर्क नहीं। फ्रेज में अभी हमने देखा कि फ्रेज में कोई फाइनाइट वर्ब नहीं होता है, बट क्लॉज में जो होता है फाइनाइट वर्ब होता है, यही फर्क है फ्रेज में और क्लॉज में। एक सेंटेंस देखते हैं कि whosoever tries wins, मतलब जो कोई भी कोशिश करता है वो जीतता है। यहाँ पे देखते हैं whosoever tries, ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स है और इसमें ये फाइनाइट वर्ब है, इसलिए ये क्लॉज हो गया। क्लॉज क्या होता है? एक ऐसे शब्दों का समूह होता है जिसमें फाइनाइट वर्ब होते हैं और जो एक सेंटेंस का, बड़ा सा सेंटेंस का एक छोटा सा हिस्सा बनता है। सेंटेंस यहाँ से शुरू होकर यहाँ पे ख़त्म हुआ, तो ये यहाँ पे एक बड़ा सा सेंटेंस का छोटा सा हिस्सा है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, एक फाइनाइट वर्ब है, इसलिए क्लॉज हो गया। नाउन क्लॉज क्यों हो गया? क्योंकि ये वर्ब का सब्जेक्ट हो गया। ये जो पूरा है, ये जो क्लॉज है, ये वर्ब का सब्जेक्ट हो गया, इसलिए नाउन क्लॉज हो गया। फिर से वही बात कि ये हक सिर्फ नाउन को जाता है कि ये सेंटेंस का सब्जेक्ट का जो है, सेंटेंस में वर्ब का सब्जेक्ट बने, वर्ब का ऑब्जेक्ट बने, प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट बने, ये हक सिर्फ और सिर्फ नाउन को जाता है। और अगर उन कंडीशंस में किसी और टर्म्स का इस्तेमाल होता है तो वो खुद ब खुद नाउन की तरह इस्तेमाल करते हैं। कुछ और एग्जांपल देख लेते हैं। दैट
he will succeed is certain, कि वह ये बात कि वह सफल होगा, ये बात बिल्कुल सुनिश्चित। यहाँ पे देखिए that he will succeed, ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स है और इसमें फाइनाइट वर्ब है will। ग्रुप ऑफ वर्ड्स हो गया, फाइनाइट वर्ब हो गया, इसलिए ये हो गया क्लॉज, क्योंकि क्लॉज क्या होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जिसमें फाइनाइट वर्ब होते हैं और जो एक बड़ा सा सेंटेंस पे छोटा सा हिस्सा बनता है। सेंटेंस आपका यहाँ से शुरू होकर यहाँ पे खत्म हुआ, ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, इसमें एक फाइनाइट वर्ब इसलिए क्लॉज हो गया। और ये नाउन क्लॉज क्यों हो गया, क्योंकि ये जो क्लॉज है ये वर्ब का सब्जेक्ट है। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं कि हाउ ही स्पीक्स इंग्लिश, हाउ ही स्पीक्स इंग्लिश इज कमेंडेबल, वो जिस तरीके से इंग्लिश बोलता है ये बहुत ही प्रशंसनीय बात है, ये बहुत ही जो है एक अच्छी बात है कि हाउ ही स्पीक्स इंग्लिश इज कमेंडेबल, हाउ ही स्पीक्स इंग्लिश। ये देखिए ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, इसमें एक फाइनाइट वर्ब है इसलिए क्लॉज हो गया और क्लॉज हो गया। और क्लॉज कैसा क्लॉज है, नाउन क्लॉज है, क्यों, क्योंकि इस वर्ब का सब्जेक्ट बन गया। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से नाउन एडजेक्टिव के साथ जुड़ा हुआ है, नाउन इन्फिनेटिव के साथ जुड़ा हुआ है। इन्फिनेटिव को समझने के लिए नाउन समझना है, जेरेंड को समझने के लिए नाउन समझना है, नाउन फ्रेज को समझने के लिए नाउन समझना है, नाउन क्लॉज को समझने के लिए नाउन समझना है। इसी कड़ी को और आगे बढ़ते हुए नाउन में अब हम इस नेक्स्ट पॉइंट के बाद हम ये देखने वाले हैं, ये समझने वाले हैं कि एक नाउन का इस्तेमाल सेंटेंस में कहाँ कहाँ पे होता है। ये बड़ा ज़रूरी है कि एक नाउन का इस्तेमाल एक सेंटेंस में किस किस पोजीशंस में होता है। और यहाँ पर अभी हम लोगों ने जो देखा वो इसी पे बेस्ड है कि हाउ नाउन इज यूज्ड इन अ सेंटेंस, हाउ नाउन इज used in a sentence। एक सेंटेंस में नाउन का इस्तेमाल कहाँ कहाँ पे होता है। तो पहला पोजीशन जो है सब्जेक्ट ऑफ वर्ब, सब्जेक्ट ऑफ वर्ब। एक सेंटेंस में नाउन का इस्तेमाल होता है, एक जो सेंटेंस होता है उसका जो वर्ब होता है उसका सब्जेक्ट के रूप में। यह हक सिर्फ नाउन को जाता है। तो हम देखते हैं कि राघव प्लेज क्रिकेट, तो यहां पे राघव जो हो गया सब्जेक्ट है किसका, वर्ब का, ये हो गया सब्जेक्ट इस वर्ब का। तो नाउन का जो इस्तेमाल होता है वो सब्जेक्ट ऑफ वर्ब। दूसरा देख लेते हैं ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब, ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब के रूप में। अगर मैं कहता हूं कि आई टीच राघव, आई टीच राघव, मैं राघव को पढ़ाता हूं, तो यहां पे राघव जो हो गया ऑब्जेक्ट हो गया किसका, इस वर्ब का। ये दूसरी पोजीशन है जहां पे एक सेंटेंस में नाउन का इस्तेमाल होता है। तीसरा जो होता है ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन, ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशंस के बारे में हम लोग जानते हैं कि प्रेपोजिशन का इस्तेमाल हमेशा ही नाउन के पहले होता है। तो जो नाउन प्रेपोजिशंस के बाद आता है वो नाउन का ऑब्जेक्ट कहलाता है। जैसे राघव इज फॉन्ड ऑफ डांस, राघव को डांस बहुत पसंद है, डांस हो गया नाउन, ये हो गया प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन हमेशा नाउन के पहले आता है और जो नाउन प्रेपोजिशन के बाद आ जाता है वो हो जाता है ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे हम लोगों ने देख लिया नाउन का इस्तेमाल तीन जगहों पे, सब्जेक्ट ऑफ वर्ब, ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब। ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब का मतलब ट्रांजिटिव वर्ब, क्योंकि ट्रांजिटिव वर्ब का ही ऑब्जेक्ट होता है। ट्रांजिटिव वर्ब, इन ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है आगे के टाइम में देखेंगे। और तीसरा हो गया ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन। यहाँ पर फिर से वही बात कि इन जगहों पे नाउन को यह हक जाता है कि इन जगहों पे नाउन का इस्तेमाल हो, और अगर किसी और वजह से नाउन का इस्तेमाल नहीं होकर कोई और दूसरा टर्म सेंटेंस में वर्ब का सब्जेक्ट बनता है, सेंटेंस में वर्ब का ऑब्जेक्ट बनता है, सेंटेंस में प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनता है, तो उसके अंदर ऑटोमेटिक जो होता है वो नाउन के
प्रॉपर्टीज़ आ जाते हैं, फीचर्स आ जाते हैं। इसलिए अभी जो हम लोगों ने देखा इन्फिनेटिव नाउन क्यों है, इन्फिनेटिव नाउन इसलिए है क्योंकि इन्फिनेटिव का इस्तेमाल सब्जेक्ट ऑफ वर्ब के रूप में होता है, ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब के रूप में होता है, ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन के रूप में होता है। हमने जेरेंट को भी देखा, जेरेंट को भी हम वर्बल नाउन क्यों कहते हैं, तो जेरेंट को वर्बल नाउन कहने का पीछे सिर्फ एक मात्र ये कारण है कि जेरेंट का भी इस्तेमाल उन्हीं जगहों पे होता है जहाँ पे जो होता है नाउन का इस्तेमाल होता है। कौन कौन सी जगह पे, सब्जेक्ट ऑफ वर्ब, ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब, ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन। यहाँ पे 3 हम लोग ने देख लिया, और 2 जगहों पे जो होता है नाउन का इस्तेमाल होता है, वो देखते हुए 3 पॉइंट्स हम लोगों ने देख लिया, सब्जेक्ट ऑफ वर्ब, ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब, ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन। एक होता है कॉम्प्लीमेंट ऑफ वर्ब, जो 4th पोजीशन है जहाँ पर नाउन का इस्तेमाल होता है एक सेंटेंस में, उसको कहते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ वर्ब, कॉम्प्लीमेंट ऑफ वर्ब। अगर मैं कहता हूं कि राघव एज अ प्लेयर, तो ये जो है प्लेयर, ये हो गया कॉम्प्लीमेंट। इसका कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है कि व्हेन समथिंग इज एडेड टू प्रेडिकेट, when something is added to predicate to make a complete sense is called complement। जब प्रेडिकेट को कंप्लीट करने के लिए वर्ब के साथ जब कुछ जोड़ा जाता है उसको हम लोग कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। कॉम्प्लीमेंट जनरली बीइंग वर्ब को दिखाता है, बिकमिंग को दिखाता है, सीमिंग को दिखाता है, अपीयरिंग को दिखाता है, इन सारे टर्म्स को बताता है। बीइंग, अपीयरिंग, सीमिंग, वो सारी चीज़ें, इज, एम, आर, वॉज, वर, जो टू बी वर्ब्स, उसके बाद जो नाउन आते हैं उसको हम लोग कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। तो यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट को भी आगे के टाइम्स में हम काफ़ी डिटेल्स में देखेंगे, बट यहाँ पर हम इसे जस्ट सुपरफिशियल उसके ऊपर ही देखते हुए जा रहे हैं। और एक और होता है कि इन एपोजिशन टू नाउन एंड प्रोनाउन, इन एपोजिशन टू नाउन और प्रोनाउन। एपोजिशन तो हम लोगों ने अभी देखा कि एपोजिशन का मतलब क्या होता है कि नाउन का इस्तेमाल, एक नाउन दूसरे नाउन के बाद आकर पहले नाउन को जो उसकी विशेषता बतलाता है उसी को कहते हैं एपोजिशन। हमने जो वहाँ पे सेंटेंस देखा कि रोहित आर कैप्टन, रोहित आर कैप्टन मेड 50 रन्स, तो ये जो सेंटेंस है यहाँ पर आर कैप्टन कह लें या रोहित कह लें, दोनों सेम, इसी को कहते हैं हम एपोजिशन। तो एक नाउन का इस्तेमाल एक सेंटेंस में इन्हीं 5 जगहों पे होता है। कौन कौन सी जगह 5 होते हैं? सब्जेक्ट ऑफ वर्ब, ऑब्जेक्ट ऑफ ट्रांजिटिव वर्ब, ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन, कॉम्प्लीमेंट ऑफ वर्ब एंड इन एपोजिशन टू नाउन एंड प्रोनाउन। और यहाँ पर एक बार फिर से मैं रिपीट करना चाहूँगा कि इन 5 जगहों पे अगर नाउन का इस्तेमाल नहीं होकर किसी और चीज़ का इस्तेमाल हो रहा है तो उसके अंदर खुद ब खुद नाउन के प्रॉपर्टीज़ इंड्यूस हो जाते हैं और वो नाउन की तरह जो है बिहेव करना शुरू कर देता है। अब इतनी सारी बातें होने के बाद ये तो ज़रूर हम लोग देखना ही भूल गए कि नाउन होता है क्या है, नाउन के टाइप्स कितने होते हैं, जो बहुत बेसिक चीज़ें हैं उसे भी समझना ज़रूरी होता है कि हर एक छोटी बात का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है कि नाउन क्या होता है। इस बात पे तो हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें नाउन से जुड़ी हुई देख लिया, बट हमने इस बात पे तो चर्चा ही नहीं करा कि नाउन क्या होता है। नाउन इज़ द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग। सिंपल शब्दों में जो नाउन का डेफिनेशन होता है, कहते हैं कि किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को नाउन कहते हैं। तो देख लें कि नाउन is the name of a person. Noun is the name of a person, place and a thing. इन्हीं 3 चीज़ों में नाउन सिमटा हुआ है। नाउन का डेफिनेशन एक बड़े पैमाने में अगर हम समझने की कोशिश करें, ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग में, तो एक अपनी नज़र, अपनी सोच जो है चारों तरफ फैला के आप देखें कि कोई ऐसी चीज़ है क्या जिसका कि कोई नाम नहीं है। तो आप देखेंगे कि हर एक चीज़ का एक नाम है, बिना नाम का कोई वस्तु तो है ही नहीं। तो वो कोई भी चीज़ जिसका एक अपना नाम है वही नाउन है। ये एक बड़ा जो डेफिनेशंस हो गया। पर्सन्स हमें समझ में आता है, व्यक्ति, प्लेस हमें समझ में आता है, जगह। ये थिंग को समझना ज़रूरी है। यहाँ पर इस थिंग को हम एक
दो तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। ये जो थिंग है, ये जो वस्तु है, इसमें दो तरीके की चीज़ों को शामिल किया गया। इसमें एक वैसी चीज़ें आती हैं जिसको हम अपने सेंस ऑर्गन्स के द्वारा उसका हम बोध कर सकते हैं, ज्ञान कर सकते हैं। और इसी थिंग का जो दूसरा कैटेगरी होता है उसमें वैसी चीज़ें आते हैं जिसको हम अपने सेंस ऑर्गन से, जो उसको हम सेंस नहीं कर सकते हैं बट जिसके बारे में हम सिर्फ सोच सकते हैं। तो इसमें क्या हो गया कि इसमें वैसी चीज़ें आ गई, those things which we can see, जिसको हम देख सकते हैं, hear जिसको हम सुन सकते हैं, smell जिसको हम सूंघ सकते हैं, जिसका हम टेस्ट ले सकते हैं, और जिसको हम फील कर सकते हैं, जिसको हम टच कर सकते हैं, जिसका हम स्पर्श कर सकते हैं। कहने का मतलब वो सारी चीज़ें जिसको हम अपने सेंस ऑर्गन से, जिसका हम उसका बोध कर सकते हैं, वो होता है उसमें। ये एक्चुअली 3Ds होते हैं जिसमें लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट होता है, जिसका एक अपना वेट और उसका वेट एंड मास होता है, और जो जगह को घेरता है, जो कि साइंस में हम मैटर्स ऑक्यूपाइज स्पेस। तो इतना तो नहीं जाएंगे, वो ऊपर का ही काफ़ी है। दूसरा क्या हो गया, इसमें एक ऐसी चीज़ें भी आते हैं जिसको कि हम अपने सेंस ऑर्गन से परसीव नहीं कर सकते, जिसका कि ज्ञान हम अपने सेंस ऑर्गन से नहीं कर सकते हैं, जिसके बारे में हम सिर्फ सोच सकते हैं। तो क्या हो गया, दोज थिंग्स, इसमें दूसरी कैटेगरी में वैसी चीज़ें आ गई विच वी कैन ओनली थिंक ऑफ, जिसके बारे में हम सिर्फ सोच सकते हैं, बट कैन नॉट परसीव बाय सेंस ऑर्गन, जिसको हम अपने सेंस ऑर्गन के द्वारा जिस चीज़ का हम ज्ञान बोध नहीं कर सकते हैं, वो चीज़ उसके दूसरी लिस्ट में आ गया। नाउन का डेफिनेशन बहुत आसान है, नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग। पर्सन समझ में आ गया, प्लेस समझ में आ गया, थिंग को हमने दो तरीके से समझने की कोशिश करा। एक थिंग के कैटेगरी तो वैसी चीज़ों के हो गए जिसको हम अपने सेंस ऑर्गन से हम फील कर सकते हैं, जिनके लेंथ एंड ब्रेथ एंड हाइट होते हैं, जो कि जगह को घेरता है और जिसका कि वेट होता है। और उसी थिंग का एक दूसरे कैटेगरी में भी वैसी चीज़ें होते हैं जिसके बारे में हम सिर्फ सोच सकते हैं, बट जिसको कि हम अपने सेंस ऑर्गन से हम उसका बोध नहीं कर सकते। ये हो गया नाउन का डेफिनेशन। अब जो है, अब हम ज़रूर देखते हुए चलेंगे कि नाउन के काइंड्स कितने होते हैं। बेसिक बातें, बुनियादी बातें, बट बहुत ज़रूरी ये सारी चीज़ों को समझना। काइंड्स ऑफ नाउन को देख लें अब कि काइंड्स ऑफ नाउन कितने होते हैं। तो काइंड्स ऑफ नाउन के जो है, इसको करने के पहले एक चीज़ ज़रूर मैं बताऊंगा कि इसका एक अलग अलग वे ऑफ, अलग अलग तरीके से क्लासीफाई किया गया। इसके तीन हम क्लासिफिकेशंस देखेंगे अभी हम। इसके तीन क्लासिफिकेशन, तीन अलग अलग तरीके से क्लासिफिकेशंस हैं नाउन के, इसके काइंड्स। बट तरीका चाहे कोई भी हम अपना लें, किसी भी वे ऑफ क्लासिफिकेशन में चले जाएं, जो नाउन के जो टाइप्स हैं उनके जो मतलब है वही सेम रह जाता है। तो पहले में ये बड़ा प्रचलित है कि प्रॉपर नाउन, व्यक्तिवाचक। दूसरा कॉमन नाउन, जातिवाचक। नेक्स्ट कलेक्टिव नाउन। नेक्स्ट मटेरियल नाउन। नेक्स्ट एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये 5 नाउन है, ये बड़ा प्रचलित है, बड़ा फेमस है। दूसरा क्लासिफिकेशन में प्रॉपर नाउन जो होता है, ये प्रॉपर नाउन ही रह जाता है। व्यक्तिवाचक संज्ञा व्यक्तिवाचक ही रह गया, और कॉमन नाउन एंड कलेक्टिव नाउन को मिलाकर बन गया काउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन का मतलब हो गया वैसे नाउन जिनको हम गिन सकते हैं, और मटेरियल नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन को मिलाकर हो गया अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन का मतलब हो गया वैसे नाउन जिसको हम गिन नहीं सकते हैं। तो यहाँ इस तरीके में
3 टाइप्स हो गए, बट शामिल तो पांच ही है। प्रॉपर में प्रॉपर है, काउंटेबल में 2 आ गए, कॉमन एंड कलेक्टिव क्योंकि हम इसको गिन सकते हैं, और अनकाउंटेबल, मटेरियल एंड एब्स्ट्रैक्ट हो गया। अगर तीसरा टाइप देख लें तो इनमें जो होता है प्रॉपर को और कॉमन को और कलेक्टिव को और मटेरियल को मिलाकर इनको कहते हैं कॉन्क्रीट नाउन। इनको चारों को एक ही लिस्ट में कॉन्क्रीट नाउन क्यों? क्योंकि इन सब को हम अपने सेंस ऑर्गन से परसीव कर सकते हैं। इन सब में लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट होता है और ये सब जगह को घेरता है। और एक ये हो गया, और एब्स्ट्रैक्ट को यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट ही छोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि जो होता है इसको हम अपने सेंस ऑर्गन से परसीव नहीं कर सकते। तो यहाँ पर हमारे पास नाउन के 3 अलग अलग तरीके से क्लासीफाई किए, बट उसका जो कोर में, जो सेंटर में जो बात है वो सेम रह जाता है। अब इन सभी नाउन्स के जो है डेफिनेशंस को हम ज़रूर देखते हुए चलेंगे, और उसके साथ ही आज का दिन का सफ़र जो है ख़त्म हो जाएगा। तब एक एक करके इन सब के ऊपर हम बात कर लेते हैं कि प्रॉपर नाउन क्या होता है, कॉमन नाउन क्या होता है, कलेक्टिव नाउन क्या होता है, मटेरियल नाउन क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है। प्रॉपर नाउन व्यक्तिवाचक संज्ञा। प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन का मतलब हो गया कि नेम ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग। नेम ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग। पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस, थिंग, मतलब किसी खास व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को हम जो कहते हैं प्रॉपर नाउन कहते हैं। जैसे हम कह लेते हैं कि अशोका वॉज अ वाइज किंग, इंडिया इज अ ग्रेट कंट्री। तो यहां पे देखिए 2 सेंटेंसेस हम लोगों के पास। पहला, अशोका वॉज अ वाइज किंग। तो अशोका जो है ये जो हो गए प्रॉपर नाउन हो गए, क्योंकि अशोका इज द नेम ऑफ अ पर्टिकुलर किंग। अशोका एक खास राजा का नाम है, और किंग जो है यहाँ पे कॉमन नाउन हो गया। दूसरा देख लेते हैं, इंडिया। इंडिया इज नेम, इंडिया यहाँ पे प्रॉपर नाउन हो गया। क्यों? क्योंकि इंडिया इज नेम ऑफ अ पर्टिकुलर कंट्री। इंडिया एक खास देश का नाम है, इसलिए ये प्रॉपर नाउन, और कंट्री जो हो गया ये कॉमन नाउन, क्योंकि ये किसी भी इस देश का एक नाम है। यहाँ पे और एक चीज़ हम देखते हुए चलते हैं कि प्रॉपर नाउन जो होता है ये हमेशा ही, प्रॉपर नाउन का जो पहला अक्षर होता है वो हमेशा ही कैपिटल लेटर से शुरू होता है। इस बात का ज़रूर ध्यान दें कि प्रॉपर नाउन इज ऑलवेज रिटन विद ए कैपिटल लेटर एट द बिगिनिंग। उस शब्द के जो पहले स्टार्टिंग के जो अक्षर होते हैं वो कैपिटल लेटर्स में होता है। और यहाँ पर एक और चीज़ कि प्रॉपर नाउन के साथ कभी भी हम आर्टिकल का यूज़ नहीं करते, नो आर्टिकल। इसके साथ कोई भी आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करते। आर्टिकल जो होता है द, डेफिनेट आर्टिकल, और ए और एन एंड डेफिनेट आर्टिकल, तो इसके साथ हम इस्तेमाल नहीं करते जनरल सेंस में। बट हर चीज़ की एक अपवाद है। एक कभी कभी जो होता है एक व्यक्तिवाचक संज्ञा भी जो है जातिवाचक संज्ञा की तरह इस्तेमाल होता है, और अगर वैसे सिचुएशन में होगा तब हम प्रॉपर नाउन के साथ भी हम आर्टिकल लगा सकते हैं। पहला मुद्दा क्या हो गया कि कभी भी प्रॉपर नाउन के साथ आर्टिकल नहीं लगता। ये पहला स्टैंड है। दूसरी पॉइंट क्या हो गया, अगर किसी वजह से किसी स्पेशल कंडीशंस में एक प्रॉपर नाउन का इस्तेमाल अगर कॉमन नाउन की तरह हो रहा है तो वहाँ पे हम आर्टिकल लगाएंगे। जैसे अगर कह देते हैं कि कालिदास is called the Shakespeare. कालिदास is called the Shakespeare of India. अब देखिए शेक्सपियर के पहले हमने द लगा दिया। यहाँ क्यों लगा दिया? क्योंकि शेक्सपियर को यहाँ पे कॉमन नाउन बना दिया हमने। शेक्सपियर पर्टिकुलर एक प्रॉपर नाउन है, बट यहाँ पर शेक्सपियर का इस्तेमाल हमने कॉमन नाउन की तरह कर दिया। कैसे? कि पूरी दुनिया में शेक्सपियर का जो रुतबा है, उनका जो स्टेटस है, उनका जो नाम है, वही नाम, उतनी ही ख्याति और उतनी ही जो है सम्मान हमारे कंट्री में कालिदास जी को मिला हुआ है साहित्य के क्षेत्र में। इसलिए यहाँ पर शेक्सपियर
प्रॉपर नाउन होने के बाद में है कॉमन नाउन हो गया, इसलिए यहाँ पे द लग गया, और मैंने बोला था कि आर्टिकल नहीं लगता है। उसी तरीके से अगर हम कह लें कि अहमदाबाद इज़ कॉल्ड द मैनचेस्टर ऑफ इंडिया, और या फिर हम कह लें कि समुद्रगुप्ता इज़ कॉल्ड द नेपोलियन ऑफ इंडिया। ये सेंटेंस के एक और हम देख लेते हैं कि समुद्रगुप्ता is known as the नेपोलियन ऑफ इंडिया। अब नेपोलियन भी तो एक प्रॉपर नाउन है, बट यहाँ पे नेपोलियन का इस्तेमाल एक कॉमन नाउन की तरह हुआ है, इसलिए यहाँ पे द लग गया। क्यों? इसका मतलब क्या हो गया कि पूरी दुनिया में नेपोलियन का जो रुतबा है उतना ही सम्मान हमारे कंट्री में जो है समुद्रगुप्त जो सम्राट थे उनको मिला हुआ है। तो इस तरीके से यहाँ पे हमने प्रॉपर नाउन देखा। प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्टिकुलर प्लेस और थिंग, और प्रॉपर नाउन का जो पहला अक्षर होता है हमेशा कैपिटल लेटर से शुरू होता है। प्रॉपर नाउन के पहले कभी भी हम आर्टिकल नहीं लगाते हैं, बट अपवाद वाले सिचुएशंस में, स्पेशल कंडीशन में हम उसके साथ हम आर्टिकल लगा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। प्रॉपर नाउन के बाद जो है हमारे सामने आता है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन की ओर जाते हुए कॉमन नाउन को कहते हैं जातिवाचक। तो कॉमन नाउन इज द नेम गिवन इन कॉमन टू एवरी पर्सन और थिंग ऑफ द सेम क्लास और काइंड। प्रॉपर नाउन की कॉमन नाउन की अगर डेफिनेशन देख लें कि कॉमन नाउन क्या होता है। कॉमन नाउन इज द नेम of all the person or thing of the same kind or class। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन जो होता है, कॉमन नाउन इज द नेम ऑफ ऑल द पर्सन्स और थिंग ऑफ द सेम क्लास और काइंड। कॉमन का यहाँ पे मतलब हो गया शेयर्ड बाय ऑल। यहाँ पे कॉमन नाउन का मतलब हो गया जो कि हर, शेयर्ड बाय ऑल जो कि हर किसी का एक हिस्सा बन जाए। जैसे एग्जाम्पल्स हमने देखा कि अशोका, वो जो सेंटेंस था, अशोका इज अ प्रॉपर नाउन वाइल, जबकि जो किंग हो गया इज कॉमन नाउन, क्योंकि किंग जो है वो हर एक राजा के नाम के साथ कॉमन है, बट राजा का जो नाम है वो अलग अलग राजाओं के लिए अलग है। बट किंग शब्द तो हर किसी के लिए सेम हो जाएगा। एक किंग, अशोका राजा, ठीक है, समुद्रगुप्त राजा, तो किंग एक कॉमन नाउन होगी। इसलिए यहाँ पे मैंने लिखा कि कॉमन का मतलब हो गया शेयर्ड बाय ऑल, जो हर किसी का एक अंश बने, एक हिस्सा बने। उसी तरीके से अगर हम देख लेते हैं कि इंडिया इज अ प्रॉपर नाउन। इंडिया जो है प्रॉपर नाउन है क्योंकि एक खास देश का नाम है, जबकि वाइल कंट्री इज कॉमन नाउन। कंट्री कॉमन नाउन हो गया। फिर एक देखते हैं कि कोलकाता प्रॉपर नाउन, वाइल सिटी कॉमन नाउन हो गया। एक और देख लेते हैं कि राघव इज प्रॉपर नाउन, जबकि बॉय एक कॉमन नाउन है। तो इस तरीके से इतने सारे आसान एग्जाम्पल से ये चीज़ें क्लियर हो गया कि कॉमन नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन और थिंग ऑफ द सेम क्लास एंड काइंड। तो हमने कॉमन नाउन भी देख लिया। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन क्या हो जाता है? समूहवाचक संज्ञा। तो कलेक्टिव नाउन जो होता है इज द नेम ऑफ अ नंबर ऑफ पर्सन्स और थिंग्स टेकन टुगेदर और स्पोकन ऑफ एज वन। कलेक्टिव नाउन जो होता है समूहवाचक संज्ञा, तो क्या हो गया? इट इज द नेम ऑफ
a number of persons or thing taken together एक साथ लेते हैं, और spoken of as one, जिसको number of thing, जिसको कि हम टेकन टुगेदर इकट्ठा हम देखते हैं या फिर उनको एज अ होल हम समझते हैं। क्या क्या एग्जाम्पल्स देख लेते हैं कि क्लास, स्कूल, टीम, आर्मी, नेशन, पार्लियामेंट, ये सारे कलेक्टिव नाउन हैं। कलेक्टिव नाउन समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक कलेक्टिव नाउन सिंगुलर, अगर कलेक्टिव नाउन से भी एक प्रॉब्लम्स आता है कि कलेक्टिव नाउन के जितने भी सदस्य हैं अगर वो सब एक मत हो, एकजुट हो, तो कलेक्टिव नाउन के साथ सिंगुलर वर्ब लगेगा। बट कलेक्टिव नाउन के जो मेंबर्स हैं उसमें डिवीजन आ जाए, उसमें बंटवारा हो जाए, उसमें जो है डिविजन्स का सेंस आ जाए, तो कलेक्टिव नाउन के साथ जो है प्लूरल वर्ब लगेगा। तो कलेक्टिव नाउन के साथ सिंगुलर वर्ब लगेगा या प्लूरल वर्ब लगेगा, ये डिपेंड करता है। सिंगुलर वर्ब भी लग सकता है और प्लूरल वर्ब भी लग सकता है। ये हमें देखना पड़ेगा कि कैसे जगह पे कहाँ इस्तेमाल होता है। कि द जूरी हैज़ गिवन द डिसीजन, द जूरी हैज़ गिवन इट्स डिसीजन, कि जूरी जो है उन्होंने अपना मत दे दिया। तो यहाँ पे सिंगुलर हो गया क्योंकि यहाँ पे जूरी के जितने भी सदस्य हैं वो उस मत में एकजुट हैं, इसलिए सिंगुलर हो गया और यहाँ पे इट्स लग गया। बट अगर जूरी बटे हो, अपने मतों में बटे हो, तो यहाँ पे द जूरी के साथ ही क्या लग जाएगा, द जूरी वर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन। तो यही मैं कह रहा था कि यहाँ पे जूरी के साथ वर्ड लग गया क्योंकि यहाँ पे जूरी के जो मेंबर्स हैं वो सब बटे हुए हैं। यहाँ पे पास्ट टेंस, यहाँ पे प्लूरल वर्ब लग गया और यहाँ पे प्रोनाउन में देयर्स लगता है। अगर एकजुट हो जाए तो सिंगुलर लगेगा और यहाँ पे इट्स लगेगा। तो जब प्लूरल नाउन का ऐसा सिचुएशन बनता है तो इसको कहते हैं नाउन ऑफ मल्टीट्यूड, नाउन ऑफ मल्टीट्यूड, कि उसमें विभाजन का हो जाना। तो ये वाला पॉइंट ऑफ से एग्जामिनेशंस में क्वेश्चंस आते हैं। तो हम लोगों ने कलेक्टिव नाउन भी देख लिया। अब जो है देखने की कोशिश है हमारी एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन भी समझना ज़रूरी है क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट नाउन से भी बड़े सारे क्वेश्चंस आते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन को कहते हैं भाववाचक संज्ञा, अभी हमने देखा, जिसको हम सिर्फ सोच सकते हैं, जिसको कि हम अपने सेंस ऑर्गन से परसीव नहीं कर सकते हैं। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या हो गया? एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज द नेम ऑफ अ क्वालिटी, एक्शन, स्टेट। एक्शन नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो होता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज द नेम ऑफ एक्शन, स्टेट एंड क्वालिटी। इट इज द नेम ऑफ स्टेट, क्वालिटी एंड एक्शन। ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन को समझने के लिए हमें तीन चीजें समझना है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज द नेम ऑफ स्टेट, क्वालिटी, एक्शन, कंसिडर्ड, यहां पे खत्म नहीं होता है, कंसिडर्ड अपार्ट फ्रॉम द ऑब्जेक्ट it belongs to। ये कंप्लीट डेफिनेशन क्या हो गया एब्स्ट्रैक्ट नाउन? एब्स्ट्रैक्ट नाउन इट इज द नेम ऑफ स्टेट, एक्शन, क्वालिटी कंसिडर्ड अपार्ट फ्रॉम द ऑब्जेक्ट इट बिलोंग्स टू। मतलब भाववाचक जो संज्ञा है वो किसी स्टेट का, दशा का, किसी की क्वालिटी, गुण का, या एक्शन, कार्य का नाम होता है जिसको कि वो चीज जिससे जुड़ा होता है उससे अलग करके देखा जाता है। कैसे अलग करके देखा जाता है? जैसे एक स्ट्रांग मैन है,
स्ट्रॉन्ग। मैन जो है स्ट्रॉन्ग है, उसके अंदर क्या है? स्ट्रेंथ है। तो स्ट्रॉन्ग मैन में से स्ट्रेंथ को हमने अलग निकाल लिया, तो यही एक क्या हो गया? वाइज मैन, एक इंसान जो बहुत समझदार है। वाइज मैन को उसके अंदर क्या कौन सा गुण होता है? विजडम होता है। तो विजडम को हमने वाइज मैन से अलग करके देखा। तो यही बताया जा रहा है कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या हो गया? भाववाचक संज्ञा क्या हो गया? भाववाचक संज्ञा हो गया वो स्टेट, क्वालिटी, एक्शंस का नाम होता है जिसको कि जिस चीज से उसका संबंध होता है उससे अलग करके उसके देखा जाता है। एग्जाम्पल के माध्यम से देखने की कोशिश करेंगे। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या हो गया ये हमने समझ लिया। अब देखते हैं कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन एग्जाम्पल्स। एब्स्ट्रैक्ट नाउन 3 चीजों से बनता है, ये चीजें और हम समझ लें। यहां पर हमने देखा कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन हमने बोला क्वालिटी है, इट इज द नेम ऑफ क्वालिटी। तो जब भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो क्वालिटी से बनेगा वो हमेशा ही एडजेक्टिव से बनता है। जब एब्स्ट्रैक्ट नाउन एक क्वालिटी है वो हमेशा ही जो है एडजेक्टिव से बनता है। तो एडजेक्टिव हो गया वाइज, तो वाइज से बन गया विजडम। ये हो गया एब्स्ट्रैक्ट नाउन। वाइज हो गया एडजेक्टिव, ये हो गया एब्स्ट्रैक्ट नाउन। नेक्स्ट देखते हैं ऑनेस्ट। ऑनेस्ट हो गया एडजेक्टिव। ऑनेस्ट मैन से उसके जो अंदर की क्वालिटी से बाहर निकालने का हो गया ऑनेस्टी। ऑनेस्टी हो गया एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो हमने देखा जब हमने बोला कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज द नेम ऑफ क्वालिटी, एक्शन एंड स्टेट, तो क्वालिटी जब आता है तो एडजेक्टिव से बनता है। अब ये जो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन ये एक्शन से भी बनता है। एक्शंस का मतलब वर्ब, जैसे लाफ, लाफ से बन गया लाफ्टर। लाफ्टर, लाफ हो गया एक्शंस, वर्ब है, लाफ से बन गया लाफ्टर, लाफ्टर इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन। नेक्स्ट हो गया मूव, मूव से हो गया मूवमेंट। नेक्स्ट हो गया ग्रो, ग्रो से हो गया ग्रोथ। तो हमने देखा एब्स्ट्रैक्ट नाउन 3 चीजों का नाम है, क्वालिटी, एक्शन एंड स्टेट। तो जब क्वालिटी एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो वो एडजेक्टिव से बनता हो, जब एब्स्ट्रैक्ट नाउन एक्शंस हो वो वर्ब से बनता हो, और एक हो गया स्टेट। स्टेट जब हो वो कॉमन नाउन से बनता है, कॉमन नाउन से। कॉमन नाउन से एब्स्ट्रैक्ट नाउन कैसे? जैसे चाइल्ड, चाइल्ड हो गया कॉमन नाउन, कॉमन नाउन से बन गया चाइल्डहुड। स्लेव हो गया कॉमन नाउन, गुलाम, और स्लेव से बन गया स्लेवरी, गुलामी। तो हमने यहां पर देख लिया एब्स्ट्रैक्ट नाउन, भाववाचक संज्ञा क्या होता है, फिर से समझते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज द नेम ऑफ एक्शन, स्टेट, क्वालिटी कंसिडर्ड अपार्ट फ्रॉम द ऑब्जेक्ट्स टू विच इट बिलोंग्स। और एब्स्ट्रैक्ट नाउन 3 चीजों से बनता है, एडजेक्टिव से बनता है। जब एडजेक्टिव से एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनेगा तो वो किसी क्वालिटी का नाम होगा। एब्स्ट्रैक्ट नाउन अगर वर्ब से बनेगा तो वो किसी एक्शंस का नाम होगा। और अगर एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो है वो किसी स्टेट का बनेगा, जब किसी स्टेट का नाम होगा तो वो कॉमन नाउन से बनेगा। कॉमन नाउन से चाइल्ड से बन गया चाइल्डहुड, कॉमन नाउन स्लेव से बन गया स्लेवरी, ये हो गया एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एडजेक्टिव वाइज से बन गया विजडम, ये हो गया विजडम एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ऑनेस्ट से बन गया ऑनेस्टी, ये हो गया एब्स्ट्रैक्ट नाउन। और वर्ब से बन गया लाफ, से बन गया लाफ्टर, मूव से बन गया मूवमेंट, और ग्रो से बन गया ग्रोथ। तो ये हो गया हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। लास्ट का रह गया एक मटेरियल नाउन, और इसके साथ जो नाउन का जो फंक्शनल नाउन जो था हम लोगों के पास आज का टॉपिक, उसको हम लोगों ने पूरा कर लिया। मटेरियल नाउन, मटेरियल नाउन का मतलब हो गया it denotes some matter or substance of thing of which thing is made of. It denotes matter or substance of which thing is made.
मटेरियल नाउन द्रववाचक संज्ञा वैसी चीज़ें जिससे वो चीज़ें बनी, मकान बना होता है ब्रिक से, ईंट से, सीमेंट से, बालू से, फर्नीचर्स बनते हैं वुड से, तो दीज आर अ मटेरियल नाउन। वुड, स्टोन, आयरन, ब्रिक, सीमेंट, सैंड, दीज आर मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन के पहले भी आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं होता है बिकॉज ये अनकाउंटेबल होते हैं। तो इस तरीके से हम लोगों ने फंक्शनल नाउन को देख लिया। जय जवान, जय किसान, जय भारत, जय हिंद।